सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि सुबह की धुंधली रोशनी एक छोटे से गांव पर छा गई थी। एक पुराने खपरेल की छत वाले घर की रसोई में 70 साल के एक बुजुर्ग रामप्रसाद जी कुछ तैयारी करने में लगे हुए थे। उनके पतले और सख्त हाथ बगीचे से ताज़ी तोड़ी गई सब्जियों को एक बड़ी टोकरी में धीरे धीरे सजा रहे थे। हरी भरी पालक की गड्डियां, कुछ चमकदार बैंगनी बैंगन और कुछ छोटी लौकियां बड़े करीने से रखी हुई थीं, जो बाजार में बिकने के लिए तैयार थीं। रामप्रसाद जी का जीवन कोई बहुत शानदार नहीं था। इस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी काम करना चाहते थे। थोड़ा काम करके मन भी लगा रहता और बच्चों की मदद के लिए कुछ पैसे भी आ जाते। जब भी कोई उन्हें आराम करने की सलाह देता तो वह खुद से यही कहते। वह उस छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था और बच्चे काम के सिलसिले में दूर रहते थे। हर सुबह वह जल्दी उठते, अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियों की टोकरी रखकर बाजार के लिए निकल पड़ते और दूसरे व्यापारियों की हलचल भरी जिंदगी में घुल मिल जाते। उनके लिए बाजार सिर्फ रोजी रोटी कमाने की जगह नहीं थी, बल्कि अपने पुराने दोस्तों से बात करने और बाजार सिर्फ रोजी मिलने जुलने की जगह भी थी। उस सुबह भी हर दिन की तरह रामप्रसाद जी ने ध्यान से अपनी सब्जियों की टोकरी जांची, उसे अपनी सालों पुरानी साइकिल पर रखा और सड़क पर निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा उनके झुर्रियों वाले चेहरे को सहला रही थी, लेकिन उनके दिल में एक गर्माहट थी। जब वह बाजार के पास वाली बड़ी सड़क से गुजर रहे थे, तो रामप्रसाद जी ने सावधानी से हैंडल को पकड़ा और पास पास खड़ी कारों के बीच से अपनी साइकिल निकालने लगे। अचानक जब वह एक छोटी गली में मुड़ने ही वाले थे, उनकी साइकिल लड़खड़ा गई। एक जोरदार टक्कर की आवाज आई जिससे वह चौंक गए। साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उनकी सब्जियों की टोकरी नीचे गिर गई। कुछ पालक की गड्डियां और कुछ अंडे सड़क पर बिखर गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक चमकदार काली कार किनारे खड़ी थी और उसकी बॉडी पर एक लंबा खरोंच का निशान साफ दिख रहा था। रामप्रसाद जी एक पल के लिए सन्न रह गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, दर्द से नहीं बल्कि डर से। कार बहुत महंगी लग रही थी और वह समझ गए कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। हे भगवान, यह कैसी महंगी गाड़ी से टकरा गई। वह बड़बड़ाए, उनके कांपते हाथ जमीन पर बिखरी सब्जियों को उठाने लगे। जब वह इसी उलझन में थे, कार का दरवाजा खुला और एक सजी धजी पोशाक में एक नौजवान नीचे उतरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कार पर पड़े खरोंच को देखा, फिर रामप्रसाद जी की ओर मुड़ा। अरे ओ बुड्ढे, यह क्या कर दिया? उसकी आवाज तीखी थी जिससे राहगीरों का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। रामप्रसाद जी ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं हर्जाना दे दूंगा। हर्जाना? तुम्हें लगता है तुम इसका हर्जाना दे पाओगे? जानते भी हो यह कार कितने की है? उस आदमी ने उनकी बात काट दी। उसकी आवाज और भी तेज हो गई। राहगीर रुककर उस बहस को देखने लगे। रामप्रसाद जी का चेहरा शर्म और चिंता से लाल हो गया। उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, बस मेरी साइकिल का हैंडल फिसल गया था। तुम बता दो इसे ठीक कराने में कितना खर्च आएगा, मैं पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनकी माफी ने उस आदमी को और भी नाराज कर दिया। वह आगे बढ़ा और उनकी ओर उंगली दिखाते हुए बोला, पैसे जुटाओगे? कब तक जुटाओगे? गलती तुम्हारी है तो भुगतना भी तुम्हें ही पड़ेगा। बुढ़े हो गए हो, घर पर आराम नहीं कर सकते, सड़क पर आकर दूसरों को परेशान करते हो। ये शब्द रामप्रसाद जी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बस सिर झुकाए रहे। उनके कांपते हाथ टूटे हुए अंडों और बिखरी सब्जियों को उठाते रहे। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच पीछे से एक महिला की आवाज आई, क्या शोर हो रहा है? यहाँ जो भी बात है ठीक से कहो। एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? सबकी नजरें उस ओर घूमी।
एक संभ्रांत सलीके से कपड़े पहने महिला कार के पीछे से उतरी। उसकी आंखों में सख्ती और शांति का मिला जुला भाव था। वह संभ्रांत महिला आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक ब्रांडेड हैंडबैग था और उसकी ऊंची एडी की सैंडल सड़क पर एक लयबद्ध आवाज कर रही थी। उसकी नजर ने घटनास्थल का जायजा लिया। एक खरोंच लगी, लग्जरी कार, एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी जो बिखरी हुई सब्जियां उठा रहा था, और चारों ओर खड़ी उत्सुक भीड़। उसने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। उसकी आवाज धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। यहां क्या हुआ है? वह नौजवान ड्राइवर जो अभी अभी रामप्रसाद जी को डांट रहा था, उस महिला की ओर मुड़ा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी बदतमीजी गायब हो गई और उसकी जगह स्पष्ट सम्मान ने ले ली। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मैडम, इस बुजुर्ग आदमी ने साइकिल से आपकी कार पर खरोंच लगा दी। मैं बस इसी मामले को सुलझा रहा था। सुलझा रहे थे, इस तरह चिल्लाकर सुलझाते हो तुम? उसने ड्राइवर को घूरा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ थी। ड्राइवर घबरा गया और कुछ और नहीं बोल पाया। यह देखकर वह महिला रामप्रसाद जी की ओर मुड़ी। उसकी आवाज नरम हो गई। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? रामप्रसाद जी ने सिर उठाया। उनकी आंखें दबाव और शर्म से लाल हो गई थीं। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। धन्यवाद बेटी, मैं ठीक हूं। मुझसे गलती से आपकी गाड़ी पर खरोंच लग गई। मैं सच में माफी चाहता हूं। उस महिला ने रामप्रसाद जी को कुछ देर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर नरम हो गई, लेकिन जब वह ड्राइवर की ओर मुड़ी तो उसमें वही गंभीरता बनी रही। कार पर खरोंच लगी है, लेकिन यह इतनी गंभीर नहीं है। तुम उन पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? क्या तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता? वह एक बुजुर्ग आदमी है। गलती हो सकती है। हमें इस मामले को सुलझाना है, लेकिन किसी बुजुर्ग को धमकाकर नहीं। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा गुस्से में था। उस महिला ने असंतोष में गहरी सांस ली और सिर हिलाया, फिर भीड़ की ओर मुड़ी। आप सब कृपया यहां खड़े न हों, मैं इस मामले को सुलझा लूंगी। आसपास खड़े लोग हटने लगे, लेकिन कोई पूरी तरह से नहीं गया। वे बस थोड़ा पीछे हट गए। उनकी नजरें अभी भी उस बातचीत पर टिकी थीं। उसने रामप्रसाद जी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक छोटे से खरोंच के लिए आपको परेशान करें। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं? रामप्रसाद जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा जैसे उसके शब्द एक बड़ा सहारा हों। उन्होंने सिर झुकाकर समझाया, मैं सुबह बाजार जा रहा था। मेरी साइकिल का हैंडल फिसल गया और आपकी कार से टकरा गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में नहीं। अगर आपको कार ठीक करानी है तो मैं पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि यह मेरी गलती है। वह महिला ध्यान से सुनती रही, बीच बीच में सिर हिलाती रही, लेकिन रामप्रसाद जी को टोका नहीं। सुनने के बाद वह धीरे से मुस्कुराई। बाबूजी, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देख सकती हूं कि आप बहुत ईमानदार और जिम्मेदार हैं। यह कार सिर्फ हल्की सी खरोंची है, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि नौजवान ड्राइवर अभी भी नाराज लग रहा था। उसने कहा, लेकिन मैडम, गलती तो उन्हीं की है। अगर हम इसे इतनी आसानी से जाने देंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? कल को कोई और हमारी कार को नुकसान पहुंचाएगा और बस एक माफी मांगकर चला जाएगा। तो महिला का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज तेज हो गई, बस करो। गलती गलती है, लेकिन तुम्हें इस तरह के लहजे में बाबूजी से बात करने की इजाजत नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि वह कितने बड़े हैं? क्या तुम नहीं जानते कि बड़ों का आदर करना क्या होता है? उसकी तीखी बातों ने ड्राइवर को चुप करा दिया। आसपास की भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। उनकी नजरें रामप्रसाद जी के प्रति सहानुभूति से हटकर उस महिला के प्रति प्रशंसा में बदल गईं। भीड़ में से
एक व्यक्ति ने कहा, यह मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल बड़ों के प्रति ऐसा सम्मान रखने वाले लोग कम ही मिलते हैं। यह सुनकर रामप्रसाद जी के मन को तसल्ली मिली, लेकिन साथ ही उन्हें इस परेशानी का कारण बनने का अफसोस भी हुआ। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी समझने के लिए, लेकिन फिर भी यह मेरी गलती है। आप मुझे बता दीजिए कि कार ठीक कराने में कितना खर्च आएगा, मैं कोशिश करूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, महिला ने धीरे से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मुझे कार ठीक कराने के पैसे नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपके बच्चे हैं? क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं ताकि हम आगे के समाधान पर बात कर सकें? रामप्रसाद जी ने सिर हिलाया, अपनी जेब से पुराना फोन निकाला और कांपते हुए नंबर मिलाया। उनकी आवाज धीमी थी, रोहन बेटा, मैं हूं। जरा बाजार के पास वाली बड़ी सड़क पर आ जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, थोड़ी परेशानी हो गई है। दूसरी तरफ से एक नौजवान की चिंतित आवाज आई, क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? मैं अभी आता हूं। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, महिला ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके बेटे का इंतजार करते हैं, फिर बात करेंगे। आप चिंता न करें, हर समस्या का समाधान होता है। रामप्रसाद जी ने धीरे से सिर हिलाया, उनका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे का आना इस कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ लाने वाला है। रामप्रसाद जी के फोन करने के 20 मिनट के भीतर ही एक मोटरसाइकिल काफी तेजी से वहां पहुंची। उसे चलाने वाला रोहन था, रामप्रसाद जी का इकलौता बेटा। रोहन ने मोटरसाइकिल रोकी, जल्दी से हेलमेट उतारा और उस भीड़ की ओर भागा जो लग्जरी कार के आसपास खड़ी थी। पापा आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने पूछते हुए जल्दी से रामप्रसाद जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रामप्रसाद जी ने सिर हिलाया, उनकी आवाज में उदासी थी। मैं ठीक हूं बेटा, बस गलती से इनकी कार पर खरोंच लग गई। मैंने माफी मांगी, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि मरम्मत के पैसे देने होंगे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम देख लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यह सुनकर रोहन ने कार की ओर देखा। चमकदार पेंट पर एक लंबा खरोंच का निशान साफ दिख रहा था, लेकिन उसका ध्यान ड्राइवर के बुरे बर्ताव पर ज्यादा गया। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया और जोर से बोला, सिर्फ एक छोटे से खरोंच के लिए आपने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। ये मेरे पिता हैं। उन्होंने माफी मांग ली। क्या वो काफी नहीं था? आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों डांटा? ड्राइवर ने त्योरियां चढ़ाईं और कुछ जवाब देने ही वाला था कि पास खड़ी महिला ने जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने शांति से रोहन की ओर देखा। उसकी नजरें तेज लेकिन शांत थीं। तुम इनके बेटे हो? रोहन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे से गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने जवाब दिया, हाँ मैं इनका बेटा हूं। यह मेरे पिता की गलती है, लेकिन आपके ड्राइवर का बर्ताव बहुत ज्यादा बुरा था। क्या आप इस कार की मालकिन हैं? अगर आप कार ठीक कराना चाहती हैं तो मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे पिता को धमकाए। वह महिला धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में सौम्यता और समझदारी दोनों थी। उसने कहा, शांत हो जाओ बेटा, मैं इस कार की मालकिन हूं, ड्राइवर नहीं। मेरा बाबूजी को धमकाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से माफी मांगी है और मुझे नहीं लगता कि यह इतनी बड़ी बात है कि इस पर हंगामा किया जाए। उसकी बातों ने रोहन के गुस्से को शांत कर दिया। वह चुपचाप उसे शक की नजरों से देखता रहा, फिर सिर हिलाया। अगर आप ऐसा कहती हैं तो धन्यवाद, लेकिन मेरे पिता फिर भी जिम्मेदारी लेंगे। हम आपको कार की मरम्मत के पैसे देंगे। रामप्रसाद जी ने जल्दी से अपने बेटे का हाथ खींचा। उनकी आवाज में चिंता थी। रोहन, मैंने कहा ना कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, और यह मैडम भी हमें परेशान नहीं कर रही हैं। इतना तनाव मत लो। लेकिन रोहन अभी भी गंभीर था।
उसने उस महिला की ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मेरे पिता ने गलती की है और मैं नहीं चाहता कि उन पर यह बाल टूक की है। इल्जाम लगे कि उन्होंने परेशानी खड़ी की और जिम्मेदारी नहीं ली। आप बस मरम्मत का खर्च बता दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम एक सीधे और जिम्मेदार इंसान लगते हो, लेकिन मैं फिर से कहती हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह खरोंच इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसे ठीक कराऊं। इससे ज्यादा जरूरी यहां मौजूद लोगों का रवैया है, जिस पर बात होनी चाहिए। उसने ड्राइवर की ओर देखा, उसकी नजरें ठंडी हो गईं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे असभ्य व्यवहार करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बड़ों के साथ कभी भी घमंड से बात मत करना। तुमने आज मुझे निराश किया। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। आसपास का माहौल शांत हो गया। अचानक महिला रामप्रसाद जी की ओर मुड़ी और धीरे से नीचे झुककर बिखरी हुई पालक की गड्डियों को उठाने लगी। यह आपकी मेहनत की कमाई है बाबूजी। जो अंडे और सब्जियां खराब हो गईं, उसका हर्जाना मैं आपको देती हूं। रामप्रसाद जी ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी। मैंने आपकी कार पर खरोंच लगा दी और अब आप मुझे हर्जाना देंगी। यह ठीक नहीं है। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपने पर्स से एक बड़ा नोट निकाला और रामप्रसाद जी को दिया। आप इसे रख लीजिए। यह कार की मरम्मत के पैसे नहीं हैं, बल्कि मैं आपकी मेहनत के नुकसान की भरपाई कर रही हूं। आप बस यह समझ लीजिए कि मैंने यह सब्जियां और अंडे खरीद लिए हैं। आसपास की भीड़ फिर से फुसफुसाने लगी। कुछ लोग उस महिला की दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ उसकी स्थिति को संभालने के तरीके से हैरान थे। रोहन यह सब देखता रहा, उसका दिल शांत हो गया। उसने सिर झुकाकर उसके स्थिति को संभालने के तरीके से हैरान थे। महिला से कहा, मेरे पिता को परेशान न करने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं थोड़ा गुस्से में था, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। महिला ने एक सौम्य लेकिन अर्थपूर्ण आवाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैं बस उम्मीद करती हूं कि तुम और यह ड्राइवर दोनों एक सौम्य लेकिन एक पातकों में लेकिन अर्थपूर्ण आवाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबक सीखोगे। कभी भी गुस्से को दूसरों के प्रति सम्मान पर हावी न होने दो, खासकर बड़ों के प्रति। यह दुनिया पहले से ही बहुत उथल पुथल भरी है। थोड़ी सी इंसानियत सब कुछ बेहतर बना सकती है। उसकी बातों ने रोहन और आसपास की भीड़ को चुपचाप सोचने पर मजबूर कर दिया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तो महिला ने एक बार फिर रामप्रसाद जी को देखा और कहा, आप एक अच्छे इंसान हैं बाबूजी। आपने अपने बेटे को जिम्मेदारी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूं। इन शब्दों ने रामप्रसाद जी के दिल को गर्माहट से भर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कहानी में आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुए थे। जब सब कुछ शांत होता दिख रहा था, तो महिला ने रामप्रसाद जी और रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वह कुछ तौल रही हो। अंत में उसने एक सौम्य लेकिन अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ धीरे धीरे कहा, बाबूजी, मैं आपको या आपके बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। रामप्रसाद जी और रोहन दोनों हैरान थे। वे सम्मान के साथ सुनने लगे, जबकि आसपास की भीड़ भी जाने को तैयार नहीं थी। महिला ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज में कोमलता और भावनाएं दोनों थीं। असल में मैं आपकी स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझती हूं, क्योंकि एक समय था जब मेरा परिवार भी बहुत गरीब था। मैं एक गांव में पली बढ़ी हूं और मैंने अपनी मां को हम भाई बहनों को पालने के लिए बाजार में सब्जियां बेचते देखा है। जब भी वह किसी ब्लैक द बी बाजार में सब्जियां बेचते देखा है, मुश्किल में पड़ती, मैं हमेशा सोचती थी कि लोग मेहनत करने वालों के साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों करते हैं। जब मैं बड़ी हुई, तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं उन दिनों को कभी नहीं भूलूंगी और कभी भी किसी के आत्म
सम्मान को भौतिक चीजों की वजह से चोट नहीं पहुंचने दूंगी। उसकी बातों ने न केवल रामप्रसाद जी को बल्कि पूरी भीड़ को चुप करा दिया। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, उनकी आंखों में उस महिला के प्रति सम्मान था। यह कार बहुत महंगी हो सकती है, लेकिन यह इंसानियत से ज्यादा जरूरी नहीं है। कार पर एक खरोंच बड़ों के प्रति सम्मान या आप जैसे मेहनती लोगों के प्रति सहानुभूति के मूल्य के आगे कुछ भी नहीं है। आपने माफी मांगी और वह काफी है। किसी भी हर्जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सीधे रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम एक अच्छे बेटे हो जो अपने पिता की रक्षा करना जानता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा करने के बजाय हमें शांति से बात करना सीखना चाहिए। तुम्हारे करना पद करना जानता है, और हर ना पद करना। पिता ने तुम्हें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम्हें धैर्य और सुनने का एक और सबक भी सीखना चाहिए। रोहन चुप रहा। उसे लगा जैसे उसकी बातें उसके दिल में उतर गई हों। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद मैडम, मैं यह याद रखूंगा। अचानक महिला ड्राइवर की ओर मुड़ी। उसकी नजरें और भी सख्त हो गईं। और तुम मेरे लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हारे आज के रवैये ने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे एक अच्छा ड्राइवर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए जो दूसरों का सम्मान और सहानुभूति करना जानता हो। याद रखना, अगर तुम आज की तरह व्यवहार करते रहे तो तुम ज्यादा समय तक मेरे लिए काम नहीं कर पाओगे। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सबक सीखूंगा। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। फिर एक बार फिर रामप्रसाद जी और रोहन की ओर मुड़ी। उसने अपने हैंडबैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और रोहन को दिया। अगर तुम्हें काम में कोई मदद चाहिए या किसी और तरह की सहायता की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करने को तैयार रहती हूं जिनमें इच्छा शक्ति और इंसानियत होती है। रोहन ने हिचकिचाते हुए कार्ड लिया, उसे पढ़ा और यह देखकर हैरान रह गया कि वह शहर के एक बड़े कॉरपोरेशन की सीईओ थीं। वह धीरे से मुस्कुराई। हैरान मत हो, मैं बस एक ऐसी इंसान हूं जिसने मुश्किलें देखी हैं, इसलिए मैं दयालुता का मूल्य समझती हूं। अंत में उसने रामप्रसाद जी को धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते किया और अपनी कार में बैठ गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने कहा, बाबूजी, मैं उम्मीद करती हूं कि आपका जीवन हमेशा अच्छा रहे। अपना ध्यान रखिएगा और जैसे आप हैं वैसे ही अच्छे बने रहिएगा। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई और घटनास्थल से दूर चली गई। भीड़ भी छूटने लगी, लेकिन उनकी आंखों में उस महिला के प्रति सम्मान अभी भी बना हुआ था। रामप्रसाद जी ने रोहन के हाथ में रखे बिजनेस कार्ड को देखा, राहत की सांस ली और मुस्कुराए। देखा बेटा, इस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। वह सच में एक समझदार इंसान है। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सम्मान भरा हुआ था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जीवन में सिर्फ जिम्मेदारी और दबाव ही नहीं, बल्कि इंसानियत और उन लोगों से मिलने वाले कीमती सबक भी होते हैं जिनसे हम संयोग से मिलते हैं। जैसे ही लग्जरी कार सड़क के अंत में ओझल हो गई, माहौल और भी शांत हो गया। रामप्रसाद जी वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें उस महिला की दिशा में देख रही थीं और उनके दिल में एक अकथनीय कृतज्ञता और राहत की भावना थी। रोहन अपने पिता की ओर मुड़ा, जमीन पर बची हुई सब्जियों को ध्यान से उठाया और पहले से ज्यादा शांत आवाज में बोला, पापा, आज मैं गलत था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मैंने आपके जज्बातों के बारे में नहीं सोचा। अगर वह मैडम न होती तो मुझे डर है कि बात और बढ़ जाती। रामप्रसाद जी ने प्यार से मुस्कुराया। उनकी आंखों में दयालुता थी। तुमने यह समझ लिया, यही अच्छी बात है बेटा। हर समस्या को हमेशा सख्त लहजे से हल नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम सामने वाले को ठीक से नहीं जानते। रोहन ने सिर झुका लिया और चुपचाप सोचने लगा। ऐसा लगा जैसे उसने न केवल उस महिला से एक सबक सीखा था,
बल्कि हर स्थिति में शांति और सम्मान के महत्व को भी समझा था। आसपास के लोग अब जा चुके थे, लेकिन रामप्रसाद जी और उस महिला की कहानी अभी भी चर्चा का विषय थी। पास में ही दुकान लगाने वाली एक बुजुर्ग महिला ने रामप्रसाद जी को देखकर स्नेह से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छा इंसान मिला। मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, मैंने शायद ही किसी अमीर को इतना दयालु देखा हो। अगर इस समाज में ऐसे और लोग होते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। एक दूसरे आदमी ने बात आगे बढ़ाई, हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने न केवल अपने ड्राइवर को दूसरों का सम्मान करना सिखाया, बल्कि हम जैसे देखने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इन बातों से रामप्रसाद जी का दिल भर आया और उन्हें थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और रोहन की ओर मुड़े। चलो बेटा, सब्जियां उठाने में मेरी मदद करो। यह मामला अब खत्म हो गया है, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। रोहन ने सिर हिलाया और अपने पिता की मदद करने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी उस बिजनेस कार्ड के बारे में विचार चल रहे थे। उस रात जब दोनों पिता पुत्र अपने छोटे से घर में पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठे थे, रोहन ने बिजनेस कार्ड निकाला और उसे फिर से देखा। उस पर महिला का नाम लिखा था, अंजलि शर्मा, सीईओ सूर्य ग्रुप। रोहन ने गहरी सोच में डूबकर अपने पिता से पूछा, पापा, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जरूरत हो तो मैं उनसे संपर्क करूं। आपको क्या लगता है, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? रामप्रसाद जी हैरान हुए, फिर सिर हिलाया। क्यों नहीं, लेकिन याद रखना, कोई हमेशा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर वह तुम्हें मौका देती हैं तो तुम्हें अपनी काबिलियत और दयालुता से काम करना होगा। अगली सुबह रोहन ने उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन करने का फैसला किया। एक छोटी सी बातचीत के बाद उसे श्रीमती अंजलि शर्मा के कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया गया। अपनी ईमानदारी और सकारात्मक रवैये के कारण रोहन को जल्द ही उनके कॉरपोरेशन में अपनी योग्यता के अनुसार एक नई नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। रामप्रसाद जी का जीवन पहले की तरह ही सादा रहा, लेकिन उनकी मुस्कान और भी खिल उठी थी। रोहन न केवल अपने काम में बल्कि लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में भी परिपक्व हो गया था। उसने धैर्य रखना, सुनना और जीवन के छोटे लेकिन कीमती मूल्यों का सम्मान करना सीख लिया था। जब भी वह अपने पिता से मिलता, वह हमेशा अपने काम और अपने दयालु सहकर्मियों से सीखे गए नए सबक के बारे में बताता। वह अक्सर श्रीमती शर्मा का भी जिक्र करता, जिन्होंने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी थी, बल्कि उसे सहानुभूति और इंसानियत का मूल्य भी सिखाया था। उस साल की वह कहानी, जिसमें एक बुजुर्ग सब्जी वाला, एक संभ्रांत महिला और एक ड्राइवर शामिल थे, धीरे धीरे उस बाजार में एक मिसाल बन गई। लोग इसे इंसानियत, सभ्य व्यवहार और दयालुता के सबक के रूप में याद करते थे। एक शांत सुबह जब रामप्रसाद जी अपने घर के बरामदे में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उन्होंने अचानक एक कार को गली के सामने रुकते देखा और मुस्कुरा दिए। कार से उतरने वाली कोई और नहीं बल्कि श्रीमती अंजलि शर्मा थीं। नमस्ते बाबूजी, मैं बस इस रास्ते से गुजर रही थी तो आपसे मिलने आ गई। रामप्रसाद जी ने उन्हें खुशी खुशी घर के अंदर बुलाया। वे दोनों बैठकर जीवन के बारे में, उन छोटी छोटी लेकिन खूबसूरत चीजों के बारे में बातें करने लगे। जाने से पहले श्रीमती शर्मा ने एक ऐसी बात कही जो रामप्रसाद जी के दिल में हमेशा के लिए बस गई। आप जानते हैं बाबूजी, दयालुता एक बीज की तरह होती है। अगर हम उसे सही जगह पर बोते हैं तो वह अंकुरित होती है और फैलती है। और उस दिन आपने ही वह बीज मेरे और आसपास के सभी लोगों के दिलों में बोया था। रामप्रसाद जी चुपचाप बैठे श्रीमती शर्मा की जाती हुई परछाई को देखते रहे। उनके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। शायद जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर दयालुता और इंसानियत को बनाए रखा जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाता है।
यह कहानी सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में इंसानियत और सम्मान आज भी सबसे बड़े मूल्य हैं। और अगर हर कोई दयालुता का बीज बोना सीख जाए, तो यह दुनिया हर दिन और भी खूबसूरत हो जाएगी। आप सब कहाँ से हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें। हम आपकी कहानियों का इंतज़ार करेंगे।